हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तरागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज़ अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था डिविडेंड का, उसके ही कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाके क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं IEPF होता क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक फंड है जिसमें प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को ध्यान में रखा जाता है। उसको ध्यान में रखने के लिए ये फंड बनाया गया है। और किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अंडर सेक्शन 125। तो जो ये फंड बनाया गया है, इस फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा जो एक अथॉरिटी बनाई गई है, उस अथॉरिटी का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPF। 7 सितंबर 2016 को ये इस्टेब्लिश किया गया अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इस अथॉरिटी का जो मकसद है, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंड को एडमिनिस्टर करना। दूसरी इसका क्या है कि अगर मान लो कोई क्लेम आता है, क्लेम ऑफ डिविडेंड या कोई मैच्योर डिपॉजिट या डिवेंचर्स का क्लेम आता है, उसको रिफंड करना। ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रमोट द अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। और एक और इसका काम है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि सेक्शन 125 क्या कहता है। सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी एक फंड जिसका नाम क्या होगा? IEPF। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि IEPF में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से अमाउंट जो है इस फंड के अंदर क्रेडिट होते हैं। सबसे पहला जो अमाउंट है वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर ग्रांट देती है, उस अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ बीइंग यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ फंड, इस फंड के लिए उस फंड को इसके अंदर हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा कहता है कोई डोनेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज अगर देती है इस फंड के लिए, तो वो भी इस फंड के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। तीसरा कहता है कि अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनीज, जो हमने सेक्शन 124 में पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसके अंदर जो अमाउंट होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो 7 सालों तक अगर पड़ा रहता है तो वो 7 सालों के बाद इस फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट इन अ जनरल रिवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जनरल रिवेन्यू अकाउंट होता था पुराने वाले एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 205A के अंदर। उस अमाउंट को भी हम किसके अंदर क्रेडिट कर देंगे? इसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाता था। ठीक है। अगर कोई अमाउंट पहले वाले एक्ट में 1956 में अंडर सेक्शन 205C जो अमाउंट लेइंग इन IEPF, उसके अंदर भी जो IEPF के अंदर अमाउंट पड़ा है वो भी इसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अगर इस फंड में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसको अथॉरिटी ने आगे इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसके अंदर क्या होगा? क्रेडिट होगा, इस फंड के अंदर क्रेडिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जी पॉइंट इसका कहता है कि कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 38 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कोई भी पनिशमेंट फॉर द पर्सनेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, मींस किसी पर्सन ने कोई सिक्योरिटीज़ को फॉल्सली ओन करके रखा हुआ है, मींस उसकी नहीं है बट उसने फॉल्सली ओन करके, तो अथॉरिटी क्या करेगी? जो भी अमाउंट डिसगॉर्समेंट में आया, मींस उस शेयर्स को अगर पता चलता है कि भाई इसने फॉल्सली ओन करके रखी हुई है, तो उसको बेच कर जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को कहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा? IEPF के अंदर। ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, कोई एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई अलॉटमेंट के लिए, लेकिन वो अलॉटमेंट अभी तक
हुआ नहीं, ठीक है। तो उस और 7 सालों तक वो पेंडिंग है, तो उस अमाउंट को भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, IEPF में। मैच्योर डिपॉजिट विद द कंपनीज, अगर कोई डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया है अदर देन बैंकिंग कंपनीज, बस अभी तक लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कितने सालों तक, 7 सालों तक वो दिया नहीं है, तो उस केस में भी ये अमाउंट भी कहाँ चला जाएगा, IEPF में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे कहता है कि मैच्योर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है, कंपनी के पास, वो भी उसने नहीं बांट पाए हैं, वो भी पेड नहीं किए हैं, ठीक है, क्लेम नहीं हुए हैं, या तो भी वो अमाउंट भी कहाँ चला जाएगा, IEPF में 7 सालों के बाद, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रू ऑन द अमाउंट रेफर्ड इन H एंड J, एच से लेकर जे तक के, मतलब कोई अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन मनी में, मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर, इसका कोई इंटरेस्ट अगर है तो वो भी अमाउंट कहाँ चला जाएगा, IEPF में। सेल प्रोसीड्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स इशू, कोई बोनस शेयर मर्जर्स या अमलगमेशन हुआ, उसकी वजह से कोई फ्रैक्शनल शेयर मैंने उसका सेल किया 7 साल या उससे ज़्यादा ईयर में जो भी हुआ, तो उस वो अमाउंट भी कहाँ आ जाएगा, IEPF में, ठीक है। रिडम्पशंस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेन अनपेड और अनक्लेम, कोई प्रेफरेंस शेयर था वो अनक्लेम और अनपेड है 7 सालों या उससे ज़्यादा तक, तो वो भी अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इस फंड के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो H और J, H से लेकर J तक के, मतलब मैच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर्स या फिर एप्लीकेशन मनी, अगर 7 साल या उससे ऊपर के हैं ड्यू, पेड नहीं हुए या अनक्लेम्ड हैं, तभी वो इस अमाउंट में, इस फंड में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि कौन सा ये जो फंड है, फॉर व्हाट पर्पस द फंड इज यूटिलाइज, किस पर्पस के लिए ये फंड को यूटिलाइज करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि इस फंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी अगर अनक्लेम डिविडेंड है, मैच्योर डिपॉजिट है, अगर उनका क्लेम आता है उसको रिफंड करने के लिए, ठीक है। दूसरा किस काम के आता है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, कि भाई इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, अवेयरनेस करना या उनका प्रोटेक्शन करना, उसके लिए ये काम आता है ये फंड, ठीक है। तीसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज अमाउंट, ठीक है, एलिजिबल एंड एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर द शेयर, मान लो कोई पर्सन है जिसका वो शेयर था, उसको उसकी फ्रॉडली किसी बंदे ने ले रखा था और उसकी वजह से जो जेन्युइन पर्सन है उसको लॉस हुआ, उसको सफ़र हुआ, तो उसका अमाउंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज़ पर द कोर्ट अगर कहता है तो, ठीक है। अच्छा, बात करता है रिम्बर्समेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, इन ए क्लास एक्शन सूट, तो इन दैट केस वो उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा फ्रॉम दिस फंड, ठीक है। और एनी अदर पर्पस एक्सीडेंटल टू देयर टू, ठीक है, जो भी एक्सीडेंटल देयर टू होगा। और यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, वो कहता है कि सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट का जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट का 1956 का जो अमाउंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, अगर वो 7 साल के बीच में कोई बंदा अगर रिफ़ंड मांगता है तो उसको रिफ़ंड दे दिया जाएगा। However, any person can claim. How can any person can claim the fund? कैसे कोई बंदा क्लेम कर सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है क्लेम कर सकता है अथॉरिटी से, IEPF अथॉरिटी से, अगर उसका जो अमाउंट IPF अथॉरिटी फंड में ट्रांसफ़र हो गया है, कौन से फॉर्म में करेगा, IEPF 5, ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। और क्या करेगा, साथ के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा कराएगा। क्या प्रोसेस है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले IPF 5 वो डाउनलोड करेगा। कहाँ से डाउनलोड होगा, ये MCA की साइट से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IEPF.gov. यहाँ से भी मिल जाएगा और MCA की साइट से भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद आपको इसको कंप्यूटर में सेव करना है, उसमें उसको सारी डिटेल फिलअप करनी है और उसको अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, SRN मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी ये IPF फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपको बनाना है उसको, और ये जो फॉर्म है वो, और जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं उसको आपको नोडल ऑफिसर मींस कंपनी के पास, कंपनी क्या करती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंपनी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करती है, उस नोडल ऑफिसर के पास आपको भेजना है जो भी आपकी कंसर्न कंपनी है। और जो इन्वेलप होगा उस इन्वेलप में क्या लिखना है आपको, क्लेम फॉर रिफंड फ्रॉम IEPF अथॉरिटी, ठीक है। और जो वो नोडल ऑफिसर होता है, वो नोडल ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट को अगर सब कुछ सही होता है तो कहाँ भेज देता है, अथॉरिटी के पास, ठीक है। अगर क्लेम फॉर्म कंप्लीटेड
इन ऑल एक्सपेक्ट एंड वेरीफाई, अगर सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है तो आईपीएफ अथॉरिटी जो है वो क्लेमेंट को पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, जो भी उसका आधार लिंक बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कैसे ये फंड एडमिनिस्टर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी एक अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा, अप टू द 7 मेंबर्स होंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड कैसे होगा, अकॉर्डिंग विद दिस रूल्स, जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कुछ ऑफिसर्स या ऑफिसेस इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अथॉरिटी क्या एडमिनिस्टर करेगी, फंड को एडमिनिस्टर करेगी और मेंटेन करेगी एक सेपरेट अकाउंट, और उसके सारे रिकॉर्ड वो रखेगी। ठीक है, और इसके अंदर कहता है कि अथॉरिटी ये देखेगी कि वो पैसा जो है, जो फंड के अंदर पैसा है, वो यूटिलाइज होना चाहिए किसके लिए, जो भी हमने ऊपर की चीज़ें पढ़ी है, सबसेक्शन 3 में पढ़ी थी हमने कि कौन कौन सी चीज़ें में ये यूटिलाइज होगी, मीन्स रिफ़ंड देना है या किसी को रिम्बर्समेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करेगी वो जो पैसा जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो रहा हो। और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स सीएजी इस फंड का क्या करेगा, ऑडिट करेगा, और कंपनी क्या है, एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, और जो ऑडिट रिपोर्ट है जो सीएजी ने दी है उसको कहाँ देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये कहाँ लेट किया जाएगा, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। आज आपसे अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, थैंक यू।